हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आया कहाँ से। तो वो वर्ड है एक बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज। तो यहाँ चार्ज को मैंने तीन प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर दिया। अगर चार्ज स्टेशनरी है, स्टेशनरी चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करना है या स्टडी करना है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देंगे। अगर चार्ज मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो मैग्नेटिज्म के अंदर आ जाएगा। उसके अंदर जो चैप्टर आते हैं 12th के वो EMI AC, जो हम आगे बहुत अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। और वहीं अगर हम चर्चा करें कि अगर चार्ज मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आ जाता है। तो हमारा जो सबसे जो पहला जो चैप्टर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसको हम नोट करके चलेंगे, फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रो का मतलब बेटा, इलेक्ट्रो का मतलब अभी अपनों ने डिस्कस किया, इलेक्ट्रो का मतलब हो जाता है यहाँ पे चार्ज। और वहीं अगर स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स मतलब बेटा स्टेशनरी, यानी रुका हुआ, यानी चार्ज जो है वो रुका हुआ है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है कि दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स में किसकी बेटा, फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक आया कहां से, ओरिजिनेट कहां से हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल दूं, which deals with the study of electrical charges at rest and effect of charges। ठीक है, तो फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज। देखो चार्ज के जो इफेक्ट हैं, या मैं ऐसे बोल दूं कि जो चार्ज के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बेटा कि ये जो चार्ज के इफेक्ट कौन कौन से हैं, तो मैं इसको आपको डेली लाइफ के थोड़े से एग्जांपल बताता हूं। स्केल को रब करके इन छोटे टुकड़ों के पास लेके जाता हूं तो ये छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहाँ पे जिस तरह से शो किया गया है कि अगर हम किसी भी स्केल को या कंघी को इस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो ये टुकड़े अपने आप इस कंघी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। देखो इसके पीछे फंडा क्या है, सबसे पहले मैंने स्केल को बालों पे रब किया, इसका मतलब उस स्केल पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया होगा, और उस चार्ज ने क्या किया, अपना इफेक्ट दिखाया। ठीक है, जिससे वो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। इसका मतलब चार्ज के जो इफेक्ट हैं, यानी चार्ज ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, तो ये आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रिकल फोर्स। चार्ज का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इसको, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को चार्ज की डिस्कस करेंगे। नॉर्मल एग्जांपल अगर अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसीडर करें तो एक एग्जांपल तो कंघी वाला आपने लिया। दूसरा एग्जांपल है कि अगर मैं किसी भी कार का दरवाजा या हैंडल खोलने लगता हूं तो कई बार हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है ना, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाती हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि बैलून को हम दीवारों के साथ चिपकाते हैं। ठीक है, बैलून को जैसे मैं बालों पे रगड़ा तो ये दीवार के साथ चिपक जाता है। तो ये सारी की सारी बेटा जितनी भी ये एग्जांपल्स हैं ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जिसमें मैं स्टेशनरी चार्ज को डील करता हूं, उसकी स्टडी करता हूं कि चार्ज है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और चार्ज के इफेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज है क्या चीज। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी बेटा, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by which that attract or repel another charge or uncharged body। यानी चार्ज किसी भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो वो अनदर बॉडीज को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। जैसे मैंने क्या किया बेटा, जैसे मेरे हाथ में अगर मैं पेन कंसीडर कर लूं तो इस पेन को मैं जैसे ही रब करूंगा तो इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, इस पेन पे चार्ज आ जाएगा, तो अब ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अनदर बॉडीज को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। अब अपने चर्चा करते हैं कि अगर मैं चार्ज की सेकंड डेफिनेशन के बारे में पढूं, देखो बेटा सेकंड डेफिनेशन की जो क्लियरिटी है वो धीरे धीरे आपको आगे के चैप्टर पढ़ने से ही आएगी। हम बेसिक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो बेटा अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाती है। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते चले जाओगे आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है कि अगर चार्ज रुका हुआ हो
तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है अपने चारों ओर। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग जाए, ठीक है, तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे, कभी वो 10 से भाग रहा है, कभी वो 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, मतलब चार्ज की वेलोसिटी वेरिएबल है, तो बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाता है। इसकी चर्चा हम आगे के चैप्टर्स में करते चले जाएंगे, धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। तो यहां से चार्ज की सेकंड डेफिनेशन आ जाती है कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है बाय विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है क्या, उसकी चर्चा हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी अपने पास चार्ज की क्या क्या डेफिनेशन है, हम नॉर्मली चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो वो बॉडी अट्रैक्शन फील करेगी या रिपल्शन फील करेगी, और सेकेंडली जिसकी वजह से वो बॉडी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाए या मैग्नेटिक फील्ड बनाए। ठीक है जी, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी अपनों ने चार्ज की डेफिनेशंस के बारे में क्लियर किया, चार्ज की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। तो चार्ज की डेफिनेशन से रिलेटेड नीट 2016 में बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोपागेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इनमें से कौन सा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के काम आएगा। तो आपको अच्छे से पता है, अभी अपनों ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनती है बेटा, जब चार्ज की जो वेलोसिटी है वो बेटा कांस्टेंट ना रहे, और अगर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड होगा, और इसका मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के काम आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। ए चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक ही बना पाएगा। स्टेशनरी चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड ही बनाता है, अनचार्ज से तो पॉसिबल ही नहीं है। और लास्ट में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज की जो डेफिनेशन है उस पर बेस्ड अपनों ने, देखो कई लोग इसको जब मैग्नेटिज्म पढ़ाते हैं तब वहां पे भी डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आया तो उन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया। तो बेटा अब अपने बात करते हैं कि चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चार्ज की सबसे पहले आ जाती है बेटा एसआई यूनिट है और डायमेंशन क्या क्या है। क्लास 10th में अपनों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, आई इक्वल टू करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या बनेगा, अगर क्यू इक्वल टू यहां से बेटा आई इंटू टी आ जाता है, ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। आई को बेटा ए लिख दिया जाता है और टी को बेटा टाइम है तो इसको कैपिटल टी लिख देंगे। तो यहां से अगर इसकी एसआई यूनिट बनाएंगे तो ये तो चार्ज की डायमेंशन आ जाती है बेटा, ये चार्ज की डायमेंशन है क्यू इक्वल टू एटी, तो क्यू इक्वल टू एटी चार्ज की डायमेंशन बन जाती है। तो यहां अगर इसकी एसआई यूनिट बनाई जाए तो एम्पियर, ए को लिखा जाएगा एम्पियर और टी को लिख दिया जाता है बेटा सेकंड, और इस एम्पियर सेकंड को बोला जाता है कूलम। ठीक है, इस एम्पियर सेकंड को कूलम बोल दिया जाता है। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम होती है, और कूलम किससे मिलकर बना है, एम्पियर इंटू सेकंड से। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेट कूलम, और स्टेट कूलम का एक और भी नाम है बेटा ESU, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो, ई से, एस से स्टैटिक और यू से बन जाता है बेटा ये यूनिट, तो ये बन जाएगा ESU। तो चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो स्टेट कूलम होती है। तो चार्ज का एसआई से अगर सीजीएस से रिलेशन निकालें तो 1 जो कूलम होता है, 1 कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। तो ये डाटा अपने को याद रखना है। इसके अलावा चार्ज की कुछ अनदर यूनिट्स होती हैं। अनदर यूनिट्स में बेटा सबसे जो पहले आता है वो आता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसके अलावा इसको और क्या बोला जाता है बेटा, इसको एब कूलम बोल दिया जाता है। और वहीं अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं तो 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब कूलम आ जाता है बेटा। तो ये आपको एक रिलेशन याद रखना है। बच्चों हम चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट यूज करते हैं वो है फेराडे। ठीक है, और 1 जो फेराडे होता है, 1 जो फेराडे होता है बेटा
वो 965,000 कूलाम के इक्वल होता है बेटा। तो ये जस्ट एक डाटा है, इसको आपने याद रखना कि चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो फेराडे होती है और 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलाम होता है। तो अभी देखो बेटा आप लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। इसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब जो अगला जो टॉपिक है वो अपना चार्ज की प्रॉपर्टीज है। तो इसकी 10 से जो 12 जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा वो पोलैरिटी है। अगर हम पोलैरिटी की चर्चा करें तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो पॉजिटिव चार्ज और वहीं नेगेटिव चार्ज। ये बेसिक प्रॉपर्टीज वैसे भी आपको पता ही होगी। सिमिलर जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करूं तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमें आती है बेटा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो अगर हम चर्चा करें कि न्यूट्रल अगर एक बॉडी है उसको मैं चार्ज बॉडी के पास रख देता हूं तो बताओ क्या वो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर बेटा मैं किसी भी चार्ज के पास मैं कोई भी न्यूट्रल बॉडी रख देता हूं तो इस बॉडी को मैंने क्या बोल दिया बेटा, न्यूट्रल बॉडी रख दिया। चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के पास भी मैंने न्यूट्रल बॉडी को रख दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं न्यूट्रल बॉडी की बात करूं तो न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज है बेटा। न्यूट्रल बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रल बॉडी के पास अगर मैं पॉजिटिव को लेके आऊंगा तो बेटा इसका जो नेगेटिव है, इंडक्शन के कारण जो इसका नेगेटिव है वो यहां आ जाएगा और इसका पॉजिटिव बेटा इस तरफ चला जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लेके जाऊंगा तो बेटा इंडक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज बेटा इस तरफ आ जाता है और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है। अब आपको अच्छे से पता है बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पास में नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा ये जो बॉडी है इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास मैं चार्ज बॉडी को रख देता हूं तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एक साथ और ऐड कर लेंगे कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिसिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही मैं किसी भी न्यूट्रल बॉडी को किसी भी चार्ज बॉडी के पास रख देता हूं तो उनमें भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब बेटा कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो मेरे पास एक चार्ज की पॉजिटिव रोड मैंने कंसीडर कर ली और अनदर मेरे पास 3 चार्ज रोड्स हैं जिन पर मेरे को चार्ज के बारे में पता नहीं है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब अगर इन तीनों को मैं एक एक करके इसके पास में लेके जाऊं तो पहले वाली जो है मान लेते हैं हम, ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, रिपेल हो गया। ये सेकंड वाला क्या हो गया बेटा, अट्रैक्ट हो गया। और थर्ड वाला भी अट्रैक्ट हो गया। तो यहां से आपको आइडिया क्या होगा बेटा, सेकंड वाला अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब या तो ये नेगेटिव होगा और या क्या होगा, या ये न्यूट्रल होगा। उसी तरह से ये जो थर्ड वाली जो रोड है वो भी या तो नेगेटिव हो सकती है या न्यूट्रल हो सकती है। लेकिन बेटा रिपल्शन की अगर हम बात करें तो रिपल्शन के लिए बेटा ये कैसा चार्ज होगा, ये इस बॉडी पर या इस रोड पर नेगेटिव चार्ज ही होगा। तो यहां से हमें अगर 3 रोड पर आवेश कैसा है, चार्ज कैसा है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो यहां से मैं पता कर सकता हूं कि जो रिपल्शन होगा, रिपल्शन अपने को श्योरली ये बता देगा कि अनदर बॉडी पे अपोजिट चार्ज है। तो यहां से एक मैं रिजल्ट लिख सकता हूं कि रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो आवेश को या मैं ऐसे बोल दूं चार्ज को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका कैसा है, तो वो है रिपल्शन बेटा, ठीक है। तो बेटा अभी अपनों ने चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी पोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया। अब हम चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो बेटा चार्ज की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। बेटा एडिटिविटी से मतलब कुछ ऐड होने से है। तो बेटा अगर हम चर्चा करें कि चार्ज के बारे में, तो चार्ज बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है और बेटा स्केलर क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी तरह के वेक्टर के रूल्स की नीड नहीं होती बेटा। स्केलर क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए सिंपल अलजेब्रा के रूल चाहिए होते हैं। और अगर सिंपल अलजेब्रा मतलब बेटा अगर प्लस है तो प्लस यूज कर दें, माइनस है तो
माइनस यूज करते हैं। चलो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एडिटिविटी किस तरह से है। मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है बेटा, ये मैं सिस्टम कंसीडर कर लेता हूं और इस सिस्टम में मैं चार्ज कितना ले लेता हूं बेटा, प्लस का 3 कूलम, माइनस का 2 कूलम, मैंने ये पॉइंट चार्ज कुछ कंसीडर कर लिए, और एक प्लस का 10 कूलम। अब मेरे से कोई पूछे कि इस सिस्टम में कुल टोटल चार्ज कितना है, या नेट चार्ज पूछे इस सिस्टम में कितना है, तो बेटा ये कितना आएगा, तो मैं डायरेक्ट इनको प्लस है तो बेटा प्लस लिख देता हूं, माइनस है तो माइनस लिख देता हूं। इसका मतलब चार्ज कैसी नेचर का है, एडिटिव नेचर का है। तो ये आ जाएगा बेटा प्लस का 3 कूलम, माइनस का 2 कूलम और प्लस का 10 कूलम, ठीक है। और अगर हम बात करें कि टोटल चार्ज कितना आ गया, तो 10 और 3 13 हो गया बेटा। 13 में से अगर माइनस 2 होगा तो इस बॉडी पर टोटल कितना चार्ज होगा बेटा, प्लस का 11 कूलम। तो ये प्रॉपर्टी बेटा इसको बोला जाता है चार्ज की एडिटिविटी, ठीक है। तो बेटा चार्ज की हम 2 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी अपने को क्या कहती है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। मतलब अपने ये बोलते हैं कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी पे आता कैसे है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा जब हम बात करें प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की, तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी बॉडी की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी भी बॉडी की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करेंगे, न्यूट्रलिटी को जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे तब बेटा कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी हम चार्जिंग की प्रोसेस करते हैं तो चार्जिंग की प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं, प्रोटॉन कभी भी हिस्सा नहीं लेते। ये तो बात आपको अच्छे से पता है बेटा कि अगर हम एटम की बात करें तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं बेटा। ये आपको भली भांति बहुत अच्छे से क्लियर है। तो जब भी मैं एक बॉडी को, यहां पे मैंने कौन सा मेथड लिखा बेटा, फ्रिक्शन मेथड लिखा, जब भी मैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करूंगा तो बेटा एटम की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन तो उसमें हिस्सा लेंगे नहीं, क्योंकि प्रोटॉन पर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर रहा है, तो पार्टिसिपेट कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मैंने लिखा कि जब भी हम चार्जिंग की प्रोसेस यूज करेंगे तो चार्जिंग की प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो माइनस का ई होता है, और अगर वहीं मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का ई होता है। यहाँ बेटा मैंने एक जस्ट एग्जांपल ले रखा है, अगर मैं किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करूंगा तो एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, जेड एक्स ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो जेड है बेटा एटॉमिक नंबर, ठीक है, और यहाँ इसको बोल दिया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब भी मैं फ्रिक्शन मेथड को यूज करूंगा तो सबसे पहले मैंने लिखा बेटा बिफोर फ्रिक्शन या बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग की अगर हम बात करें तो बेटा सोडियम के अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो वो हमेशा न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल्स में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर टोटल प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 11, तो टोटल चार्ज हो जाएगा बेटा प्लस का 11 ही। वही अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं बेटा 11, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, तो ये बन गया माइनस का 11 ही। अगर मैं इस पे टोटल चार्ज फाइंड करता हूं तो प्लस का 11 ही माइनस का 11 ही, तो ये 0 हो जाता है बेटा, इसका मतलब ये भी न्यूट्रल है। इसी तरह से बेटा अगर मैं मैग्नीशियम को कंसीडर करता हूं, मैग्नीशियम में 12 ही प्रोटॉन है बेटा और 12 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इनका टोटल सम करूंगा तो ये हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब अभी जो हमारी बॉडी है वो न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को फ्रिक्शन करवा दिया। जैसे ही मैंने इन दोनों को फ्रिक्शन करवा दिया तो क्या होगा बेटा, मैं लेट कर लेता हूं इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि जो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल करके कहां आ गए बेटा, यहां आ गए। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, जैसे ही मैंने इनको आपस में रब करवाया तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां आ गए बेटा, इस बॉडी में आ गए। तो यहां पर देखो बेटा प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए हैं,
तो प्रोटॉन तो बेटा न्यूक्लियस में है, तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन है बेटा, ये तो सेम रहेंगे, पहले जितने थे, तो 11 है तो प्लस का 11 ही। यहाँ पे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो हिस्सा लेते ही नहीं है, तो 12, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस का 12 लिखा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गए, तो पहले बेटा 11 थे, 2 और आ गए, तो ये टोटल कितने हो गए बेटा 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 13 ही। वहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, और 2 इधर चले गए, तो बेटा यहाँ पे जो -2 हो जाएगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अब 10, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा मैग्नीशियम पे, माइनस का 10 ही। अब अगर मैं इनको टोटल करूं बेटा, तो टोटल करने से प्लस का 11 ही, माइनस का 13 ही, तो ये माइनस का 2 ही आ गया बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा प्लस का 12 ही, माइनस का 10 ही, तो ये प्लस का 2 ही मिला। अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे ही मैंने रबिंग की प्रोसेस की, तो रबिंग करने पे या फ्रिक्शन करने पे एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में आ गए, तो बेटा जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, ध्यान से देखना बेटा, उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और बेटा जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो इस तरह से देखो बेटा, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो लास्ट में इस पे चार्ज कितना आया बेटा, पॉजिटिव। तो इस तरह से बेटा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होती है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से फ्रिक्शन मेथड से अपने प्रोसेस ऑफ चार्जिंग समझा। जब भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करवाते हैं, तो एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है, वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इसका मतलब जिसपे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, वो बॉडी बेटा पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होती है, जिसको अपनों ने इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा बेटा। अब बेटा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग से अपनों ने कुछ रिजल्ट स्कैन किए, वो रिजल्ट क्या है बेटा, यहाँ पे या तो बॉडी पॉजिटिव होगी या बॉडी क्या होगी, नेगेटिव होगी बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, जैसे ही मैं 2 बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है बेटा, उस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी गेन करती है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो उस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है बेटा कि जब भी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके साथ साथ बेटा मास की कमी भी हो जाती है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर चले गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस पूरी बॉडी के मास में भी डिक्रीज हो गया। यानी जब भी चार्जिंग की प्रोसेस होती है, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो उसके मास में भी कमी आ जाती है, और यहाँ पे मास गेन हो जाता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जैसे हेयर और कॉम का सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रखा है बेटा। जब भी आप कॉम को हेयर के ऊपर रब करते हो, तो हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले जाते हैं बेटा, कॉम में चले जाते हैं। उसी तरह से एनसीईआरटी में कुछ और एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं, जैसे ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से जब तुम रब करते हो, तो ग्लास रोड के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और वहीं अपने वुलन प्लास्टिक या वुलन रबड़ की बात करें, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है, जब इनको आपस में रब करेंगे तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है।